हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो मैं कल 6 जनवरी 2022 का पेपर वन का सीटेट का शिफ्ट डिस्कस कर रहा था। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 38 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, देख सकते हैं। ऑलरेडी इसका सोल्यूशन मैं कल डिस्कस किया था। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, और आप चाहे तो प्लेलिस्ट भी बनी हो, वहाँ से जा करके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, देखिए कह रहे हैं कि मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक गिन रहे थे। ठीक है, फलक मतलब होता है पृष्ठ, जो फेस होता है ना, जो भी जैसे आपका घर होता है तो घर के जो कमरे होते हैं उनकी जो दीवार होती है उनको एक फेस बोलते हैं। ठीक है, तो उनको फेस बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि घन, बेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्याएं बताइए कम से कम। ठीक है, अब सबसे पहले ना इसमें क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि सारी आकृतियां आपको पता होनी चाहिए क्या कैसी होती हैं। तो मैं एक सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ। घन और जो घनाभ होते हैं ना, घन और घनाभ मतलब घन और घनाभ। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं घन को, और घनाभ को क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। तो घन और घनाभ जो होते हैं दिखने में एक जैसे ही होते हैं, बस डिफरेंट ये होता है घन और घनाभ में कि घन में जो सारी भुजाएं जो होती है ना वो बराबर होती हैं, घनाभ में सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, तो घन का शेप कैसे होता है, देखिए ऐसे होता है। जो आपका रूम होता है ना, रूम रूम आपने देखा होगा, सबके यहाँ जो कमरे बने होते हैं वो एक्चुअल में घनाभ के आकार का होता है। इसी टाइप का तो होता है रूम, इसी में आप रहते हो अंदर। इसकी लंबाई होती है, इसकी लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई होती है, इसकी एक ऊंचाई होती है। ठीक है, तो जो आप जिस कमरे में आप रहते हैं वो घनाभ के शेप का होता है। अब मान लीजिए जिसके कोई भी जिस कमरे में रह रहा है उसकी अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है तो हम उसी को बोल देते हैं कि वो घन वाले कमरे में रह रहा है। तो अब एक बात बताइए, आप अपने कमरे को देखिए, आप जिस रूम में बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं उस रूम को चारों तरफ से देखिए, उसकी लंबाई को देखिए, उसकी चौड़ाई को देखिए और उसकी ऊंचाई को देखिए। आप गिन कर बताइए कि कितनी दीवारें हैं उसमें। दीवारों में आपको क्या करना है, छत को, ये जो छत होता है छत को और फर्श को भी काउंट करना है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो कितना है, चलिए काउंट करते हैं। देखिए आप सबसे पहले क्या देखिए, इसके सामने वाला एक ये होगा, एक ये होगा, दो। ठीक है, फिर ये एक सामने वाला तीन हो गया, इसके एक पीछे वाला चार हो गया, ये छत जो हो गई पाँच हो गई, ये जो फर्श हो गई छः हो गई। ठीक है, आप एक बार अपने कमरे में बस देखिए ना, आपको अपना जितनी भी दीवारें हैं सबको काउंट कर लीजिए, और जो छत और फर्श है उसको भी काउंट कर लीजिए, तो ये पृष्ठ हो जाता है। तो घनाभ में कितने हो जाएंगे, 6 पृष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, और घन में कितने होंगे, इसमें भी 6 होंगे। दोनों में सेम ही होता है। बस मैंने अंतर ये बताया था कि घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होते हैं, घनाभ में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये आपका दोनों 6 6 हो जाएंगे, मतलब घन और घनाभ में 6 हो जाएंगे। किस में ऑप्शन में दे रखा है देख लेते हैं। सेकेंड में दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है, घन और घनाभ दोनों में 6 6 दे रखे हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, और लास्ट में वन वन दे रखा, मतलब इन दोनों में कॉमन है, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बस एक देख लेते हैं कि दूसरा नंबर वाला 4 या 3 होगा। कैसे, दूसरा नंबर क्या है, बेलन है। ठीक है, मैं आपको बेलन बता देता हूँ, बेलन कैसे होता है। देखिए इसको बेलन बोलते हैं, ये सिलेंडर होता है, इसको इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। इस टाइप की जो आकृति होती है ना इसको बेलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी इसमें अगर पृष्ठ आप देखोगे ना तो एक ऊपर वाला एक, एक नीचे वाला दो, और जो साइड में होता है ना, साइड में जो कर्व टाइप का होता है, ठीक है कर्व, ये होता है 3। तो मतलब टोटल 3 पृष्ठ होंगे इसमें बेलन में। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्फीयर तो आपको सबको पता है, जो गेंद देखते होंगे, फुटबॉल फुटबॉल देखा होगा आपने, क्रिकेट की बॉल देखा होगा, गोल सा होता है। उसमें क्या होता है, उसमें एक ही शेप तो होता है, एक ही पृष्ठ तो होता है, बस बाहर का जो आपको पृष्ठ दिखता है तो उसमें एक होता है। तो ये तो आसान था। बस बेलन था, तो बेलन में आपको देखो, बेलन इस टाइप की आकृति होती है, इसको बेलन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर और नीचे सर्कुलर होता है, तो ये एक पृष्ठ हो जाता है। जो वृत्तीय आकृति होती है एक पृष्ठ हो जाता है, और जो साइड में जो होता है राउंडेड शेप का वो एक वो हो जाता है। देखिए तो टोटल 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा 6361। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो भिन्न है ना, 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है। इसको मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। इसके पहले एक मैं बेसिक बता देता हूँ कि मैं आपसे पूछूँ 1/2 और 1/3 में कौन सा बड़ा है, तो ऐसे बताना इसको देख करके मुश्किल है। ठीक है, एक तरीका है कि इसको डिवाइड करिए, पॉइंट में आएगा, जो कि मुश्किल काम है। ठीक है, सबसे आसान तरीका मैं क्या बताऊंगा, क्या करिए, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से, कितना हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 2। अब इसमें आसानी से बता सकते हो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, 3 बड़ा है 2 से, इसलिए ये वाला जो नंबर होगा ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगाएंगे। चलते हैं लगाते हैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे। देखिए क्या कह रहा है कि 7/8 से कौन सा कम है, 7/8 से कम पूछ रहा है। तब एक एक ऑप्शन को आप पकड़ लीजिए और चेक करते जाइए। ठीक है, पहला क्या है, 9/10,
और ये 7/8। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 9 8 72 और 10 7 70। इसमें क्या हो रहा है, ये वाली जो चीज़ है वो बड़ी हो रही है, मतलब 9/10 जो है वो बड़ा हो रहा है 7/8 से, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है, 3/11 7/8 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 का 24, 11 7 77, मतलब 24 जो है छोटा हो रहा है 77 से, मतलब ये वाली जो चीज़ है वो छोटी होगी, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अभी एक और कंडीशन चेक करना है ना, 1/3 से अधिक होना चाहिए, तो हम सारे कंडीशन एक बार चेक कर लेते हैं। तीसरा क्या कर रहा है, जो 17/24 है वो इसका चेक कर लीजिए आपका 7/8 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 8 7 56 और 8 एकम 8 5 13, ये क्या हो जाएगा 7 चौको 28 और 7 दूनी 14 2 16। इसमें 136 जो हो रहा है वो छोटा हो रहा है 168 से, तो मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है। 17/24 भी हो सकता है। तीसरे पे आ जाते हैं, 26/29 और 7/8, इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 छक्के 48, 8 दूनी 16 4 20, 7 नवा के 63, 86 6 7 14 6 20। ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मतलब 26/29 जो है 7/8 से बड़ा हो रहा है, तो मतलब ये वाला नहीं होगा। तो ये पहला और लास्ट वाला कैंसिल होगा, मतलब ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे, बच गए दूसरा और तीसरा। तो एक काम करते हैं, दूसरा को चेक कर लेते हैं। दूसरे को कैसे चेक करेंगे, दूसरा वाला कंडीशन 3/11 था, ये क्या होना चाहिए, कह रहा बड़ा होना चाहिए 1/3 से, मतलब ये क्या होना चाहिए, 1/3 से बड़ा होना चाहिए। अब इसको चेक कर लीजिए कैसे है कि नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सेम, 11 कमी 11 और 3 तरीके 9, क्या ये 9 11 से बड़ा है, नहीं है, 11 यहाँ पे 9 से बड़ा है, मतलब आइडियली 1/3 जो है वो बड़ा है 3/11 से, मतलब ये वाला ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा आपका, केवल ये वाला ऑप्शन बच गया 17/24, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको हमको एलिमिनेट करके करना है, ये सबसे आसान तरीका है। मुझे समझाने में आपको टाइम लग रहा है, आज जब आप खुद करोगे ना तो फटाफट ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरेज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 मित्रों की जो औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है, यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाई 153 150 151 147 सेंटीमीटर, तो 5वें मित्र की लंबाई बताइए। अब देखिए इसको मैं एक सबसे आसान तरीके से बताता हूँ। एक तो लंबा तरीका है, आप वैसे कर सकते हो कि सबको ऐड करिए और एक को एक्स मान लीजिए, डिवाइड कर लीजिए टोटल 5 से और इक्वल टू एवरेज कर दीजिए, वहाँ से एक्स क्या कर लीजिए कैलकुलेट कर लीजिए। थोड़ा लंबा तरीका है। शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए एवरेज हमको पता है 150 है। अब देख लीजिए कि इस एवरेज से हर स्टूडेंट कितना बड़ा या कितना छोटा है। पहला 153 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कितना बड़ा है, +3 सेंटीमीटर इस एवरेज से, ठीक है। दूसरा कितना है 150, एज इट इज है, मतलब जीरो, कोई चेंज नहीं है। तीसरा क्या है, तीसरा आपका 151 है, ये कितना सेंटीमीटर बड़ा है, +1 सेंटीमीटर। चौथा क्या है 147 सेंटीमीटर, ये एवरेज से 3 सेंटीमीटर छोटा है, -3। अब क्या होना चाहिए ना, देखिए 5 स्टूडेंट है, पाँचवें का हमको पता करना है, यहाँ पे पाँचवें को पता करना है। इन सबका क्या होना चाहिए, सम जीरो होना चाहिए, इन सबका सम जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, तभी तो सब एवरेज के बराबर होंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है, ये 3 है, ये -3 है, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बच गया +1। +1 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मतलब जो पांचवा बंदा है वो इसको कैसे बैलेंस आउट करेगा, इसको जब -1 लिखोगे तभी तो बैलेंस आउट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, तभी तो एवरेज 150 आएगा। जब एक -1 यहाँ पर लिख दोगे, इसका मतलब कि इसकी जो हाइट होनी चाहिए उसकी एवरेज से 1 सेंटीमीटर कम होनी चाहिए, मतलब 149 सेंटीमीटर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 149 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे किया मैं फिर से बता देता हूँ एक बार फटाफट। देखिए सबसे पहले आपने एवरेज लिखा, उस एवरेज से देखिए इंडिविजुअल की हाइट कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, सबको मैंने यहाँ पे लिख लिया चारों की। अब फिर मैं देख लेता हूँ कि अब क्या होना चाहिए, जितनी भी लंबाई है ना सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करनी चाहिए, तभी तो सब एक दूसरे का एवरेज 150 सेंटीमीटर आएगा। तो मैं देख रहा हूँ जब कैंसिल कर रहा हूँ तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, बट फिर भी एक बच जा रहा है, मतलब और एक स्टूडेंट भी बच रहा है, मतलब जाहिर सी बात है कि जो बचा हुआ स्टूडेंट है वो इसको कैंसिल आउट कर रहा होगा, तो मतलब ये +1 अगर दे रहा हो तो जाहिर वो जरूर जो होगा वो -1 देगा। तो मेरी जो हाइट हो जाएगी उस पाँचवें स्टूडेंट की, वो क्या हो जाएगी, एवरेज में से उस वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 149 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्कोर से रिलेटेड है। कह रहा है कि टीम ने पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाए, टीम बी ने पहली पारी में इतने और दूसरी पारी में 439 रन बनाए, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि पहली पारी में टीम ए ने कितना बनाया और दूसरी पारी में सबको जोड़ दीजिए, और फिर बी ने कितना बनाया पहले और दूसरी पारी में, दोनों का देख लीजिए कितना डिफरेंस आया। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, सब आप ऐड करोगे एक एक मैनुअल, तो थोड़ा लंबा आपको एडिशन करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है,
देखिए ए ने क्या किया, बनाया 368 पहली पारी में और दूसरी पारी में बनाया 458। बी ने क्या किया, पहली पारी में बनाया 395 और दूसरी पारी में बनाया 439। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है, कितना आया 395 में से 368 अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ पे 8 बच जाएगा, 8 में 6 जाएगा 2। मतलब पहली पारी में 27 का डिफरेंस आ रहा है। कौन, बी ने क्या किया, 27 ज़्यादा बनाया, ठीक है, प्लस के साथ बी ने 27 रन ज़्यादा बनाया पहली पारी में, ठीक है, क्योंकि इसका ज़्यादा है ना, इसका देखिए 368 था, इसका 395 था, ये 27 ज़्यादा था, मतलब बी पहली पारी में ए से 27 रन आगे है। अब दूसरी पारी में देख लेते हैं, दूसरी पारी में क्या है, ए ने 458 बनाया तो इसने 429 बनाया, ए ने ज़्यादा बनाया, कितना ज़्यादा बनाया, इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करें कितना होगा, 8 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा तो कैरी लेना पड़ेगा, तो 18 में से 9 जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 19। मतलब यहाँ पे ए ने क्या बताया, 19 रन ज़्यादा बनाया बी के कंपेरिजन में। अब देखिए बी ने पहली पारी में 27 रन ज़्यादा बनाया था, ए ने दूसरी पारी में 19 रन ज़्यादा बनाया था, तो अभी भी किसका ज़्यादा है, बी का पहली पारी में ज़्यादा है ना, डिफरेंस जो है कितने का है, 27 माइनस 9 8 का। मतलब जो यहाँ पे जो बी होगा वो हो जाएगा 8 रन से क्या होगा, मैच जीत जाएगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन में पूछा है कि किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से, तो टीम बी ने टीम आपका यहाँ पे बी ने था ना, बी ने क्या किया, 8 रन से ये मैच जीत गया। क्यों, क्योंकि मैंने दिखाया था आपको कि बी का पहली पारी में जो रन था वो 27 ज़्यादा था, बट ए का जो का था वो पहली पारी में जो रन था वो 19 था, ठीक है। मतलब पहली पारी में मैंने देख लिया कि कौन जीता और दूसरी पारी में मैंने देख लिया कौन जीता, तो पहली पारी में बी जीत रहा था 27 रन से और ए दूसरी पारी में ए 19 रन से जीत रहा था। बट दोनों का आपस में कंपेयर करोगे तो बी का जो था वो 8 रन क्या था, वो ज़्यादा था दोनों पारियों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, बी 8 रन से जीत गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन तो हर बार सीटेट में पूछता है, ठीक है, और भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे यूपी टेट हो या केवीएस हो, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, देखिए कह रहा है कि एक ट्रेन जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे, मतलब सुबह का टाइम है, 5:30 बजे प्रस्थान करती है। सुबह का जो बनता है 12, 1, 2, 3 2 वाला टाइम दे रखा है, और अगले दिन 21:50 आपको पता होगा कि रात के 9:50 को बोलते हैं 21:50, ठीक है। ये ट्रेन की टाइमिंग होती है 21:50, ठीक है, मतलब रात के 9:50, ये ध्यान रखेंगे। चेन्नई पहुंचती है तो ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना होगा। अब एक बात बताइए, चलिए अगले दिन पहुंचती है, मतलब ये चल रहे हैं भैया 28 सितंबर 2021 को 5:30 एकदम भोर में, और ये पहुंच कितने रही है अगले दिन, मतलब 29 सितंबर 2021 को रात में 21:50 पे, ठीक है। तो कैसे कितना कितना टाइम लगा टोटल, कितना कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। ये कह रहा है कि 28 की 5:30 बजे चल रहा है और 29 को 21:50 पे पहुंच रहा है रात के, तो मैं कहूँगा कि 28 की 5:30 से लेकर के 29 सितंबर की 5:30 तक, मतलब जिस टाइम ये चला था उसी टाइम को 29 तारीख को कितने घंटे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बताइए, 24 घंटा, 24 घंटे होंगे कि नहीं होंगे, क्यों कैसे होंगे, 28 की जिस टाइम पे चल रहा है सेम टाइम को अगले दिन अगर अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल 24 घंटे ही तो होते हैं। मैं बोलता हूँ कि आज मैं 12 बजे चल रहा हूँ और कल मैं इसी टाइम 12 बजे पहुँचा, टोटल कितना टाइम लगेगा, 24 घंटा ही तो लगेगा। तो यही काम मैंने किया कि 28 सितंबर को 5:30 बजे चला था और 29 सितंबर को 5:30 बजे सुबह के टाइम तक 24 घंटे टोटल टाइम लग गया था, बट अभी भी ये पहुँचा नहीं। क्यों नहीं पहुँचा, क्योंकि ये 29 की रात को 21:50 पे पहुँच रहा है, अभी तो आप सुबह 5:30 बजे आए हो, ठीक है। तब 29 का ही शाम को 5:30 का मतलब क्या मैं कह रहा हूँ कि 17:30, ये सुबह का 5:30 पे पहुंचा था अभी, तो 29 शाम को 17:30, जो शाम वाला 5:30 होगा उस तब कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये सुबह का 5:30 था तो शाम को 5:30 में कितने जोड़ जाएंगे, 12 घंटे, तो 24 इसमें लगा था, 12 इसमें लग गया, टोटल कितने होगा 36 घंटे। बट ये अभी भी नहीं पहुँचा, क्यों नहीं पहुँचा, कि अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं, अभी इसकी ट्रेन पहुँचेगी 21:50 पे, ठीक है, 21 अभी रात के 21:50 पे, बट शाम हमारा हो गया 17:30, 17:30 ट्रिप हो गया है और ये पहुंचा 21:50। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए क्या करिए, 50 में से 30 माइनस कर दीजिए, यहाँ से माइनस करें कितना आ जाएगा, 0, ये हो जाएगा 5 में से 3 जाए 2, ठीक, और 21 में से 17 माइनस करें कितना आ जाएगा, 4, मतलब 4 घंटे 20 मिनट।
कैसे मैंने माइनस किया, शाम को 17:30 तक ये पहुंचा है 19 सितंबर को, उसके बाद ये रात में फाइनल पहुंचा 21:50 तो कितना दोनों का डिफरेंस हुआ, 4 घंटे 20 मिनट का। कैसे किया मैंने, पहले मिनट को माइनस कर दिया, 50 में से 30 माइनस किया 20 आ गया, और 21 में से 17 माइनस किया 4 है, मतलब 4 घंटे 20 मिनट। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी 36 घंटे ले चुका है, तो टोटल कितना होगा 36 प्लस 4 घंटे 20 मिनट, मतलब 40 घंटे 20 मिनट लगेंगे इसको टोटल पहुंचने में। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये हो जाएगा 40 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, और नहीं आया तो फिर से आप एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आसान है क्वेश्चन काफ़ी, बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए विकल्पों में संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। 5 और 7 का गुणज का मतलब 5 और 7 उसके फैक्टर हैं, गुणज को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, लेकिन 6 उसका फैक्टर नहीं है। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, 6 का फैक्टर कैसे चेक करते हो। 6 का फैक्टर कैसे चेक कर, मैं बोलता हूँ 6 को लिखते हैं 2 × 3। अगर कोई नंबर है लेट से मैं ले लेता हूँ 12, अगर वो 2 और 3 दोनों से इंडिविजुअली डिवाइड होता है तो मैं उसको ये बोलूँगा कि ये जो नंबर है वो हमारा 6 से डिवाइड होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर 12 है, 12 क्या 2 से डिविजिबल है, 3 से है। तो मतलब जो 12 का जो फैक्टर होगा, एक 6 भी उसका एक फैक्टर होगा। समझ में आया, तो ऐसे इसकी डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं। अब इसमें 2 आए, 2 और 3 का मैं बता देता हूँ। 2 का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी 2 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, किसी भी कोई भी नंबर है उसके लास्ट में जो डिजिट आता है उस एक डिजिट को पिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 0 है ना, एक डिजिट को पिक कर लीजिए। वो डिजिट अगर 2 से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब ये है कि वो 2 से डिविजिबल है। 3 का कैसे चेक करते हैं, 3 से चेक करने का तरीका यह है कि जो भी नंबर दे रखा है, लेट से यहाँ पे 280 ले लेते हैं, इसके सारे डिजिट का सम करो। यहाँ पे सम क्या आ रहा है 3, अगर ये जो सम आ रहा है ये 3 से डिविजिबल है आपका, तो ये नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो ये 3 की डिविजिबिलिटी थी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो देखिए 210 को लेते हैं। 210 को क्या है, 210 का अगर सम करेंगे तो ये तो नंबर 2 से डिविजिबल है, सारे 2 से डिविजिबल हैं क्योंकि लास्ट में 0 है। ठीक है, 0 2 से डिविजिबल होता है, सब 2 से डिविजिबल है। अब 3 से बस चेक करना है। 3 से चेक करेंगे तो 2 1 3 3 हो रहा है इसका सम, तो ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल 3 से डिविजिबल, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 280 देख लेते हैं। 280 क्या है, 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 8 और 2 10, 10 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो मतलब ये नहीं होगा 6 से डिविजिबल। 6 3 0 है, ये 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। और ये क्या 3 से डिविजिबल है, इसको चेक कर लीजिए। 6 और 3 होता है 9, 9 क्या है 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 6 से डिविजिबल होगा, 630। ठीक है, 420 जो है ये 2 से डिविजिबल होगा ही क्योंकि लास्ट में 0 है। 3 से चेक कर लीजिए, 4 और 2 6 होता है, 6 जो होता है 3 से डिविजिबल होता है, मतलब 420 है, ये भी आपका 6 से डिविजिबल होगा। मतलब 630 420 210 ये तीनों जो है 620 6 से क्या है डिविजिबल है। केवल एक 280 जो है ये आपका 6 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जो 280 है ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 से क्यों नहीं है, क्योंकि 8 और 2 10 होते हैं, 10 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 280 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 280। ऑप्शन में दे रखा था कि जो 6 का नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 280। तो आई होप ये सब आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।